नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज का दोस्तों टॉपिक डिस्कशन करेंगे मानव पाचन तंत्र से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अपन इस वीडियो में टोटल 50 MCQs डिस्कशन करेंगे जो बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सरल भाषा में इसकी व्याख्या और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हार मत मानो क्योंकि सफलता मेहनत और धैर्य करने वालों के कदम चूमती है। आज मेहनत करो, कल सफलता तुम्हारी होगी। तो ये था दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट। इसी के साथ में पहला प्रश्न दोस्तों, मानव पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? मानव पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? आमाशय से, मुख गुहा से, छोटी आंत से या ग्रास नली से? सही आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुख गुहा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पहले का राइट है। ये मानव पाचन तंत्र वह तंत्र है जो भोजन को ग्रहण करता है, उसे पचाता है और शरीर को पोषण प्रदान करता है। ये पाचन तंत्र के अंग भाग है जो मुख, भोजन को चबाना और लार के साथ मिलाना। सेकंड है ग्रसनी, भोजन को अवनली की ओर ले जाना। अनली, भोजन को पेट तक पहुंचाना। और आमाशय स्टोमच, भोजन को अम्ल और एंजाइम की सहायता से पचाना। पांचवा है लीवर, यकृत, पित्तरस का निर्माण करना, वसा का पाचन में सहायता करना। 6 नंबर है पित्ताशय, पित्तरस को संग्रहित करना और छोटी आंत में छोड़ना। 7वां है अग्नाशय, अग्नाशय पाचक एंजाइम और हार्मोन का स्राव करता है। फिर है छोटी आंत, भोजन का अधिकांश पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। बड़ी आंत पानी का अवशोषण और अपचित भोजन को मल में बदलता है। एंड मलाशय मल को संग्रहित करता है और गुदा मल को शरीर से बाहर निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, टाइलिन, लाइपेज या ट्रिप्सिन? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मानव लार यानी सलाइवा से संबंधित एंजाइम और महत्वपूर्ण बिंदु। लार मुंह में उपस्थित लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एक क्षारीय द्रव है जो पाचन, सुरक्षा और मुख स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लार ग्रंथियाँ कौन सी है? कर्णपुरु ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि और अधनु ग्रंथि। एंजाइम का नाम टाइलिन। ये स्रोत मुख्यतः कर्णपुरु ग्रंथि तथा अन्य लार ग्रंथियों से, और इसका कार्य है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है और कार्बोहाइड्रेट पाचन की शुरुआत करता है। माल्टोज लार ग्रंथियों से निकलता है और माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लाइसोजाइम लार ग्रंथियों में पाया जाता है। स्रोत है ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को नष्ट करता है और रोगाणुरोधी कार्य करता है। चौथा है लिंगुअल लिपेज, लार ग्रंथियों में ये अल्प मात्रा में है और वसा का पाचन प्रारंभ करने में सहायक है। लार के सामान्य गुण रंगहीन और पारदर्शी द्रव, इसमें ये हल्का क्षारीय है। इसका pH मान 6.5 से 7.5 होता है और 98% इसमें पानी और 2% ठोस पदार्थ। प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होती है। लार के महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों, पाचन में सहायक, लार को स्टार्च को तोड़कर उसका पाचन शुरू करती है। सुरक्षा प्रदान करती है, लार में लाइसोजाइम होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। मुख की सफाई, लार मुंह को साफ और सुथरा रखती है, इसमें साफ रखती है तथा भोजन के कणों को हटाती है। pH संतुलन, लार क्षारीय होती है जो अम्ल को निष्क्रिय करके मुंह का pH संतुलित रखती है। वाणी में सहायक, लार जीभ और होठों को नम रखकर बोलने में सहायता करती है। निकलने में सहायक, लार भोजन को नम और चिकना बनाती है जिससे निकलना आसान होता है। दांतों की सुरक्षा,
लार दांतों की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनाती है जो कीड़ों से बचाती है। विशेष तथ्य, लार में टाइलिन एंजाइम केवल स्टार्च पर कार्य करता है, प्रोटीन या वसा पर नहीं। लार का स्राव गंध, स्वाद, चबाने की क्रिया तथा भोजन को देखकर भी बढ़ जाता है। नींद में लार का स्राव बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट है लार एंजाइम एमाइलेज किसके पाचन में सहायक है? प्रोटीन के, वसा के, स्टार्च के या विटामिन के? सही आंसर है लार एमाइलेज किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च के पाचन में सहायक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है भोजन को निगलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पेरिस्टलिसिस, डिग्लूटिशन, रिजर्टिसेशन, मैस्टिकेशन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डिग्लूटिशन कहा जाता है भोजन को निगलने की क्रिया को। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। भोजन को निगलने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है इसका अपना पढ़ा डिग्लूटिशन या स्वालन या निगलन। और स्वालन या निगलन वह प्रक्रिया जिसमें भोजन मुख गुहा से ग्रसनी, फेरिंक्स, फिर अंदली इसोफेगस होते हुए आमाशय तक पहुंचता है। स्वालन की प्रक्रिया मौखिक चरण, भोजन को जीभ द्वारा गले की ओर धकेला जाता है। ग्रसनी चरण, ग्रसनी की पेशियां भोजन को अंदली की ओर ले जाती है। अंदली चरण, अंदली की संकोचन गतियां से भोजन आमाशय की ओर बढ़ता है। ये दोस्तों है पार्ट्स, स्टार्टिंग से मुख गुहा, फिर ग्रसनी, फिर अंदली और आमाशय तक जाता है भोजन। मुख्य बिंदु स्वालन की एक अनैच्छिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ग्रसनी की पेशियां श्रृंखलाबद्ध संकुचन द्वारा भोजन को आगे बढ़ाती है। अंदली की दीवार की मांसपेशियां संकुचित होकर भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। स्वालन सामान्यतः कुछ सेकंड में पूरा हो जाता है। यह प्रक्रिया पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण चरण है जिससे भोजन आगे पाचन के लिए पेट में पहुंचता है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रास नली भोजन को किस विधि से आमाशय तक पहुंचाती है? गुरुत्वाकर्षण, दाब बल, कर्माकुंचन गति या रासायनिक क्रिया? तो ग्रास नली भोजन को कर्माकुंचन गति से आमाशय तक पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आमाशय में भोजन की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? 30 मिनट, 1 घंटा, 4 से 5 घंटे या 24 घंटे? आमाशय में भोजन की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? सही आंसर है इसका 4 से 5 घंटे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है आमाशय में स्रावित अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? सही आंसर है HCl एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है? एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज या माल्टोज? इसका राइट आंसर है दोस्तों पेप्सिन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न है आमाशय में दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम है? रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या लाइपेज? आमाशय में दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रेनिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन आमाशय से छोटी आंत में जिस रूप में जाता उसे कहते हैं? बोलस, काइम, चाइल या रस? आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन आमाशय से छोटी आंत में जिस रूप में जाता है उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, काइम कहा जाता है, काइम। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है इसका मानव की छोटी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है? मानव की छोटी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है? 1 से 2 मीटर, 3 से 4 मीटर, 6 से 7 मीटर या 10 से 12 मीटर? तो
सही आंसर इसका 6 से 7 मीटर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से हैं? ग्रासनी, आमाशय आंत, ऑप्शन बी है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ऑप्शन सी है कोलन, रेक्टम और एनस, ऑप्शन डी है यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय। छोटी आंत के 3 भाग कौन से है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये दोस्तों छोटी आंत के भाग है। छोटी आंत के 3 भाग कौन से हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसके छोटी आंत के भाग यहाँ पे और महत्वपूर्ण तथ्य, छोटी आंत स्मेल इंस्टेटाइन, छोटी आंत पाचन का तंत्र का सबसे लंबा भाग है। ये आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन का पाचन पूरा करती है और पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। पहले क्या छोटी आंत की पार्ट है ग्राही, जिसको डेडुनम कहा जाता है। लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर। ये छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग है और अर्धपचा भोजन आमाशय से आता है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे यही पर पित्त यानी लीवर और अग्नाशय रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस अगर भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ग्राही हो गया ये मध्यांतर, जिसको जेजुनम कहा जाता है। लंबाई लगभग 2.5 मीटर इसका लंबाई है। यह छोटी आंत का मध्य भाग है। ये पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य स्थान है। इसकी आंतरिक सतह पर बहुत सी विलिया होती है। ये देख सकते दोस्तों, ये पार्ट ये यहाँ पे विलिया है। ये डेडुनम का पार्ट है, ये जेजुनम का, और ये इलियम का पार्ट है यहाँ पे दोस्तों। लंबाई लगभग 3 से 3.5 मीटर होती है। ये छोटी आंत का अंतिम और सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग पूछ सकते हैं तो इलियम, और सबसे छोटा पार्ट है इसका डेडुनम। यहाँ इलियम में यहाँ पर पित्त लवण और विटामिन B12 का अवशोषण होता है। ये भाग बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंस्टेटाइन में खुलता है। देखिए ये लार्ज इंस्टेटाइन में यहाँ पे खुल रहा है दोस्तों। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके? छोटी आंत की कुल लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। ये पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य स्थान है। छोटी आंत की भीतरी सतह पर विलिया और माइक्रोविलाई होते हैं जो अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। ये आमाशय और बड़ी आंत के बीच स्थित होती है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का रासायनिक पाचन पूरा होता है। अवशोषित पोषक तत्व रक्त और लसिका के मध्य से पूरे शरीर में पहुँचते हैं। ग्राही यानी कि डेडुनम पित्त और अग्नाशय रस मिलने से पाचन में सहायता मिलती है। एंड जेजुनम अवशोषण का मुख्य भाग है। और इलियम में विटामिन B12 और पित्त लवण का अवशोषण होता है। अवशोषण की अधिकतम सतह बढ़ाने के लिए छोटी आंत मोड़ी तुड़ी तनालिका के रूप में होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, लीवर, लार ग्रंथि या पित्ताशय? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लीवर यहाँ पे राइट आंसर है। यकृत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पाचन तंत्र की ग्रंथियाँ यहाँ पे दोस्तों ग्रंथियों के नाम है और स्थान और स्त्राव और मुख्य कार्य कौन कौन से? लार ग्रंथियाँ सलेवरी ग्लैंड्स मुख और गाल के अंदर में, और ये लार स्त्रावित करती है और भोजन को नम करना, स्टार्च का पाचन प्रारंभ करना। नेक्स्ट है लीवर, पेट के दाहिने ऊपरी भाग में पाया जाता है और इससे पित्त रस निकलता है। वसा को इम्लिसफाई करना और वसा के पाचन में सहायता एंड अम्लीय कायम को क्षारीय बनाना इसका कार्य है। पित्ताशय गोल ब्लेंडर यकृत के नीचे की साइड में पाया जाता है। पित्त का संग्रह और गाढ़ा बनाना इसका कार्य है। एंड पित्त को संग्रहित करना और आवश्यकता अनुसार छोटी आंत में छोड़ना। नेक्स्ट है अग्नाशय, पैनक्रियाज पेट के नीचे पेट के पीछे, और अग्रारस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज,
लिपेज एंजाइम बनाता है और बाइकार्बोनेट स्राव कर अम्लता को कम करता है। फिर है इंस्टेटाइनल ग्लैंड्स, छोटी आंत की भीतरी दीवार में, और आंतररस यहाँ से स्रावित होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का अंतिम पाचन अवशोषण में सहायता करता है। आमाशय ग्रंथियाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, आमाशय की भीतरी दीवारों में गैस्ट्रिक रस से स्रावित होता है और प्रोटीन का पाचन करता है। और HCl स्राव कर जीवाणु नष्ट करता है और अम्लीय वातावरण बनाता है। तो ये दोस्तों अपन ने पढ़ लिया यहाँ पे, और इसके जो पॉइंट्स है देख लेते हैं। पाचन तंत्र में दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, सहायक ग्रंथियाँ और पाचन तंत्र की दीवार में स्थित ग्रंथियाँ। सेकंड पॉइंट है लार, पित्त, अग्ररस और आंतररस, ये सभी बाह्य स्रावी ग्रंथियों द्वारा बनते हैं। लार में टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करता है। पित्त में एंजाइम नहीं होते हैं, ये वसा को छोटे कणों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। फिर है अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये बाहरी स्रावित और अंतःस्रावी इंसुलिन, ग्लूकागॉन दोनों का मिश्रण करता है। आंतररस में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, पेक्टीज एंजाइम होते हैं जो अंतिम पाचन करते हैं। HCl आमाशय में पाए जाने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है व पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। 8वां पॉइंट है यहाँ पे, पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में पूरा होता है। 9वां बिंदु है, पाचन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत की विल्ली द्वारा होता है। 10वां बिंदु यहाँ पे, स्वस्थ पाचन के लिए सभी ग्रंथियों को संतुलित कार्य बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्त रस का स्राव किसके द्वारा होता है और भंडारण कहाँ होता है? ऑप्शन ए यहाँ पे यकृत द्वारा और पित्ताशय में भंडारण, अग्नाशय द्वारा स्राव और आमाशय में भंडारण। आमाशय द्वारा स्राव और यकृत में भंडारण, आंत द्वारा स्राव और अग्नाशय में भंडारण। तो पित्त रस का स्राव होता है यकृत द्वारा और पित्ताशय में इसका भंडारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्त रस मुख्यतः किसके पाचन में सहायक है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? सही आंसर है, पित्त रस सहायक है, वसा को पचाने में सहायक। ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज कैसी ग्रंथि है? केवल बहिस्रावी, केवल अंतःस्रावी, मिश्रित ग्रंथि, बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों, या कोई नहीं? अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? सही आंसर है ये अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है और यहाँ से बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन किन कोशिकाओं से स्रावित होता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एसिनार कोशिकाएं, गोलब्लैड कोशिकाएं या पेराइटल कोशिकाएं? 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइम को प्रोटीन पचाता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज या माल्टोज? सही आंसर है ट्रिप्सिन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नाशयी रस में वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या रेनिन? अग्नाशयी रस में वसा को पचाने वाला एंजाइम है सही आंसर है इसका लाइपेज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भोजन को अधिकतम पाचन एवं अवशोषण कहाँ होता है? आमाशय में, छोटे आंत में, ऑप्शन सी बड़ी आंत में, ऑप्शन डी है यहाँ पे मुख गुहा में। भोजन का अधिकतम पाचन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। सही आंसर इसका रहेगा छोटी आंत, यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, छोटी आंत की भीतरी दीवार पर पाई जाने वाली अंगुली जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है? विलाई, क्रिप्ट्स, पेपिली या फिर फोल्ड्स? अभी अपन ने डिस्कशन भी इसके बारे में किया था। सही आंसर है इसका विलाई। ऑप्शन नंबर ए इसको बिल्कुल सही है। इसका डिस्कशन अपन ने पीछे किया था सर। ये यहाँ पे अपन ने
डिस्कशन किया था। इसकी आंतरिक सतह पर बहुत सी विलाई होती है, ये देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, विलाई का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को पीसना, अवशोषण क्षेत्र बढ़ाना, अम्ल स्रावित करना, जल का अवशोषण रोकना। विलाई का कार्य क्या है यहाँ पे पूछा गया है। राइट आंसर है इसका अवशोषण क्षेत्र बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन पाचन, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण, वसा का इम्लिशीकरण, और ऑप्शन डी है एंजाइम स्राव। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? सही आंसर है इसका जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे बड़ी आंत के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन्स और भाग और उसके महत्वपूर्ण बिंदु। बड़ी आंत के भाग, सिक्कम, छोटी आंत से जुड़ा थैली जैसा भाग, और यहाँ उपांग जुड़ा होता है। उपांग सिक्कम से निकली छोटी थैली नुमा संरचना, और रक्षा में सहायक आहारोई वृद्धांत्र, सिक्कम से ऊपर की ओर जाने वाला भाग, अनुप्रस्थ वृद्धांत्र, दाएं से बाएं क्षैतिज दिशा में जाने वाला भाग, अवरोही वृद्धांत्र यानी कि डिसेंडिंग कॉलन, बाएं और ऊपर से नीचे की ओर जाने वाला भाग, और सिग्मोइड कॉलन, एस आकार का निचला भाग मलाशय से जुड़ता है। मलाशय यानी कि रेक्टम मल को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। फिर एक गुदा एनस मल निष्कासन का अंतिम द्वार। महत्वपूर्ण बातें, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर यानी कि छोटी आंत से छोटी लेकिन व्यास में बड़ी। मुख्य कार्य जल का अवशोषण, खनिज लवणों का अवशोषण और मल का निर्माण। संरचना, इसके अंदर की तरह में अनेक जीवाणु पाए जाते हैं जो विटामिन के और विटामिन B12, B6, फोलेट बनाते हैं। मल निर्माण, छोटी आंत से आने वाले हरित द्रव पदार्थ यहाँ से जल अवशोषण के बाद ठोस मल में बदल जाता है। होस्ट्रा, बड़ी आंत के बाहरी सतह पर थैलीनुमा उभार पाए जाते हैं जिन्हें होस्ट्रा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? कोलन, गुदा, मलाशय या इलियम? तो अभी अपन ने डिस्कशन किया था एनस है ये मानव पाचन तंत्र का अंतिम भाग, जिसे गुदा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी ये वाला पार्ट दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, अपचित भोजन का भंडारण क्या होता है? कोलन में, मलाशय में, इलियम में या ड्यूडेनम में? सही आंसर है मलाशय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव आमाशय की भित्ति की कोशिकाएं कौन सा पदार्थ स्रावित करती है और आमाशय की दीवार को अम्ल से बचाता है? पेप्सिन, श्लेष्मा, लाइपेज या पित्त? सही आंसर है इसका श्लेष्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन को चबाने की क्रिया को क्या कहते हैं? मेस्टिकेशन, डिग्लूटिशन, एग्लूटिनेशन या पेरिस्टलेसिस? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मेस्टिकेशन। दांतों का कार्य मुख्यतः क्या है? भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, भोजन का रासायनिक पाचन, एंजाइम स्रावित करना या भोजन का अवशोषण करना। दांतों का मुख्य कार्य क्या है? तो दांतों का मुख्य कार्य क्या रहेगा दोस्तों? भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इसका मुख्य कार्य। दांतों के भाग और महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर जानते हैं। दांतों के टाइप दिए गए हैं, इंसाइजर, कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर। ये 4 तरह के दांत होते हैं। और ये कुल इनकी इंसाइजर दांतों की संख्या होती है 8, ऊपर 4 और नीचे भी 4।
आगे के दांत काटने के लिए उपयोगी होते हैं। फिर है 4 कैनाइन, ये 4 होते हैं, 2-2 के जोड़े होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, और नुकीले दांत फाड़ने के लिए उपयोगी होते हैं। फिर है प्रीमोलर, ये टोटल 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, चबाने और पीसने के लिए उपयोगी। फिर है मोलर, ये 12 होते टोटल, 6 ऊपर 6 नीचे, पीसने और चबाने के लिए सबसे बड़े दांत होते हैं। सबसे बड़े दांत कौन से हैं? मोलर। ये दोनों की संरचना, ऊपरी जबड़ा और नीचे जबड़ा, टोटल 32 दांत होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। फिर है एनाइमल, दांत की सबसे बाहरी और कठोर सफ़ेद परत, ये दांत की सुरक्षा करती है। डेंटिन, ये इनेमल की नीचे की परत जो दांत को मजबूती देती है। फिर है पल्प, दांत का भीतरी नरम भाग जिसमें नसें, रक्त वाहिकाएँ और संयोजी ऊतक होते हैं। फिर है सीमेंटम, दांत के रूट को ढकने वाली परत जो रूट को मजबूती देती है। फिर है पेरियोडोंटल लिगामेंट, ये ऊतक दांत को जबड़े को हड्डी से जोड़ता है और झटकों को सौंपता है। फिर है एलियोवर बोन, जबड़े की हड्डी जिसमें दांत के जड़ें धसी होती है। फिर है महत्वपूर्ण बिंदु, दांत भोजन को काटने, चबाने और पीसने में मदद करते हैं। एनाइमल शरीर का सबसे कठोर ऊतक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। फिर है पल्प में नसें होती है और इसलिए ज़्यादा ठंडा, गर्म या मीठा खाने पर दर्द हो सकता है। फिर है दांतों की सफाई न करने पर कीटाणु बनते हैं और जिससे कैविटी और मसूड़ों की बीमारी होती है। फिर है दिन कम से कम 2 बार ब्रश करें और फ्लोसिंग करें। फिर है संतुलित आहार लें और ज़्यादा मीठा खाने से बचें। फिर है हर 6 महीने में दंत चिकित्सक से जांच करवाएं। नेक्स्ट है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या 5 जोड़ी? सही आंसर है इसका 3 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, जीभ का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को चखना, मिलाना और निगलने में मदद करना, केवल एंजाइम स्रावित करना, दांतों को साफ करना, फिर है भोजन को पचाना। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, भोजन को चखना, मिलाना और निगलने में सहायता करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। जीभ टंग के भाग, मूल भाग, जब यह जीभ का पिछला हिस्सा जो गले से जुड़ा होता है, इसमें स्वाद की कलियां कम होती। पक्ष भाग, ऊपरी सतह का पिछला 1/3 भाग, यह खुरदरा होता है और इसमें पेपिला अधिक होती है। फिर है मध्य भाग, मिडल पार्ट, ऊपरी सतह का मध्य 1/3 भाग, इसमें स्वाद की कलियां होती है और अपेक्षाकृत चिकना होता है यहाँ पे। फिर है अग्रभाग, जीभ का अगला हिस्सा जिसे हम जीभ की नोक कहते हैं, यह सबसे अधिक गतिशील भाग है। कौन सा? अग्रभाग। महत्वपूर्ण बातें इसमें, जीभ में स्वाद पहचानने के लिए स्वाद कलियां यानी टेस्ट बड्स पाई जाती है। ये मुख्य रूप से पेपिलास नामक उभारों पर स्थित होती है। पेपिला के प्रकार फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, वोलेट और फोलिएट। फिर है जीभ स्वाद के लिए 5 मूल स्वाद होते हैं: मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा और उमामी। जीभ भोजन को मिश्रित करके उसे निगलने योग्य बनाती है। यह भोजन में उच्चारण को स्पष्ट करने में मदद करती है। जीभ भरपूर रक्त संचार होता है इसलिए यह लाल दिखती है। जीभ की सतह पर एक पतली झिल्ली होती है जिसमें छोटे छोटे उभार होते हैं। जीभ की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तल में बैक्टीरिया जमा होकर मुंह की दुर्गंध यानी बैड ब्रीथ और बीमारियों का कारण बन सकती है। फिर है स्वाद और उनका स्थान, ये पीछे का भाग है, यहाँ पे कड़वा यानी कि बिटर पीछे का भाग, फिर खट्टा यानी सोर किनारे का मध्य भाग, ये यहाँ पे खट्टा टेस्ट, एंड यहाँ पे कड़वा ये भाग, एंड फिर है नमकीन भाग, किनारे का आगे का भाग, ये बीच का भाग है नमकीन। फिर है मीठा, यहाँ पे कुछ भी आप अगर मीठा खा रहे तो वहाँ यहाँ पे टेस्ट, जीभ की नोक। फिर है उमामी, पूरे जीभ में व्यापक, ये आगे का भाग। नेक्स्ट,
एपिग्लोटिस का कार्य क्या रहता है? एपिग्लोटिस का कार्य क्या रहता है? तो ऑप्शन ए है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, भोजन को पचाना, एंजाइम स्रावित करना, फिर है जल अवशोषित करना। एपिग्लोटिस का कार्य क्या रहेगा? तो रहेगा भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। नेक्स्ट है यहाँ पे आमाशय की पेशीय दीवार भोजन को किसके साथ मथकर पेस्ट बनाती है? जठरस के साथ या पित्त रस के साथ, लार के साथ या फिर अग्नाशय रस के साथ? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों जठर रस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम है? माल्टोज, लाइपेज, पेप्सिन या ट्रिप्सिन? राइट आंसर रहेगा माल्टोज, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? अमीनो अम्ल, वश्य अम्ल, फिर है ग्लूकोस या फिर ग्लिसरॉल? राइट आंसर है ग्लूकोस, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वश्य अम्ल या फिर ग्लिसरॉल? राइट आंसर है अमीनो अम्ल। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद पूछा गया था ग्लूकोस, और प्रोटीन के पाचन का अंतिम उत्पाद अमीनो अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर है वसा के पाचन के अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोस और फ्रक्टोज, अमीनो अम्ल, फिर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल या माल्टोस? राइट आंसर है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्यतः किसके माध्यम से रक्त में होता है? विलाई की केशिकाएं, आमाशय की दीवार, ग्रास नली या मुख गुहा? 37 का राइट आंसर रहेगा विलाई की केशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, आंत की कर्मकुंचन गति किसके कारण होती है? ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, हड्डियां या फिर स्नायु केवल? सही आंसर है अनैच्छिक पेशियां। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे आमाशय ग्रंथियों की पेराइटल कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? पेप्सिनोजन, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या रेनिन? सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दोस्तों आप लोगों को ये हमारा कंटेंट प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे दोस्तों पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे आमाशय की पेप्टिक कोशिकाएं क्या स्राव करती है? पेप्सिनोजन, म्यूकस, HCI यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या पित्त? सही आंसर है पेप्सिनोजन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पित्त रस का रंग किस कारण से होता है? पित्त वर्णक, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, हीमोग्लोबिन, मेलानिन या क्लोरोफिल? पित्त रस का रंग किस कारण से होता है? सही आंसर है पित्त वर्णक के कारण, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, आमाशय से भोजन छोटी आंत में जिस द्वारा जाता है उसे कहते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर, इलियोसिकल वाल्व, पाइलोरिक स्फिंक्टर और एनल स्फिंक्टर? सही आंसर है इसका पाइलोरिक स्फिंक्टर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन जाने वाले द्वार को क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, इलियोसिकल वाल्व या रेक्टल वाल्व? सही आंसर है इलियोसिकल वाल्व। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट, मनुष्य में सिक्कम एवं एपेडिक्स कहाँ स्थित होते हैं? छोटी आंत के प्रारंभ में, बड़ी आंत के प्रारंभ में, आमाशय के अंत में या फिर मलाशय में?
राइट आंसर है बड़ी आंत के प्रारंभ में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न, अंतःस्रावी के रूप में अग्नाशय कौन सा हार्मोन स्रावित करता है जो रक्त शर्करा बढ़ाता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, थायरोक्सिन या एड्रेनलिन? सही आंसर है ग्लूकागॉन, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। नेक्स्ट, भोजन का यांत्रिक और रासायनिक पाचन दोनों किस अंग में होता है? ग्रास नाली में, आमाशय में, कोलन में या मलाशय में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी आमाशय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आहार नाल की कुल लंबाई मनुष्य में लगभग कितनी होती है? 3 से 4 मीटर, 6 से 7 मीटर, 8 से 10 मीटर या 12 से 15 मीटर? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। सही आंसर है 8 से 10 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंग पाचन तंत्र का सहायक अंग नहीं है? यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय या फिर फेफड़े? निम्न में से कौन सा अंग पाचन तंत्र का सहायक अंग नहीं है? तो राइट आंसर है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा फेफड़े रहेगा, ना कि बी रहेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। यकृत, पित्ताशय ये सब पार्ट है, यहाँ पाचन तंत्र का सहायक अंग नहीं है, तो फेफड़े यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन में उपस्थित सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य में क्यों नहीं होता? सेल्यूलोज पचाने वाला एंजाइम मनुष्य में नहीं होता। सेल्यूलोज अघुलनशील होता है। सेल्यूलोज अवशोषित नहीं हो पाता। सेल्यूलोज विषैला होता है। तो सही आंसर है इसका सेल्यूलोज पचाने वाला एंजाइम मनुष्य में नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। भोजन में उपस्थित सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य में क्यों नहीं होता? सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। यह कई बी ग्लूकोज यानी बीटा ग्लूकोज अणुओं से बना लंबी श्रृंखला वाला रेशा है। पौधों की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का मुख्य घटक है। भोजन में ये आहार रेशा यानी कि के रूप में मिलता है, जैसे हरी सब्जियों में, फल में, अनाज का चोकर या दालों में, सलाद में आदि। फिर है मनुष्य में इसका पाचन क्यों नहीं होता? सेल्यूलोज एंजाइम का अभाव। सेल्यूलोज के B1 और 4 ग्लाइकोसिडिक बंधों को तोड़ने के लिए सेल्यूलोज का एंजाइम चाहिए, जो मनुष्य के लार और जठर रस और अग्नाशयी रस में नहीं पाया जाता है। फिर है बंधन, बॉन्ड का प्रकार अलग होता है। सेल्यूलोज में B1 और B4 ग्लाइकोसिडिक बंध होते हैं, जबकि मनुष्य जिन स्टार्च ग्लाइकोजन का पाचन करता है उनमें बीटा 1 और 4 बंध होते हैं। हमारे अमाइलेज जैसे अमाइलेज बी बंध पर कार्य नहीं कर पाते। फिर है कठिन और रैखिक तथा सुदृढ़ संरचना। सेल्यूलोज की लंबी, सीधी एवं मजबूत श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंधों से जुड़कर सूक्ष्म रेशों का निर्माण करती है, जो एंजाइमों के लिए और कठिन बना देती है। नेक्स्ट यहाँ पे मानव आंतों की सूक्ष्म जीव में अपर्याप्त। गाय, बैल, लकड़ी खाने वाले कीड़ों आदि में आंतों के सूक्ष्म जीव सेल्यूलोज बनाते हैं, पर मनुष्य में ऐसे सूक्ष्म जीव बहुत कम या प्रभावी रूप में अनुपस्थित होते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, सेल्यूलोज मनुष्य में अपचित ही बड़ी आंत तक पहुँचता है। यह मल के आयतन को बढ़ाता है और मल को मुलायम बनाकर कब्ज से बचाता है। आहार रेशा आंतों की गतियाँ को बढ़ाकर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। फिर सेल्यूलोज कैलोरी प्रदान नहीं करता है, इसलिए यह शून्य कैलोरी कहा जाता है। अधिक रेशा हृदय स्वास्थ्य, रक्त शर्करा नियंत्रण तथा मोटापा कम करने में सहायक है। मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर में सेल्यूलोज एंजाइम नहीं होता और सेल्यूलोज की B1 और B4 बंध वाली सुदृढ़ रैखिक संरचना हमारे पाचक एंजाइमों द्वारा नहीं तोड़ी जा सकती। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न भी, पाचन तंत्र में भोजन के पूर्ण पाचन के बाद बचे अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहते हैं? काइम, बोलस, मल या रस? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, फीसिस कहा जाता है।
मल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो ये थे दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित टॉप 50 MCQs जो बार बार एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस इसमें सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इसको एक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं ताकि रिवीजन में आपकी हेल्प हो। और ये थे दोस्तों 50 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आप अपनी मेहनत को ऐसे ही कंटिन्यू बना के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लिक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।